तो ताजमहल का जो बेस था वो किस अकॉर्डिंग पर रखा गया कि ताजमहल का जो बेस है इसके नीचे वेल्स, सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा फॉग फॉग। एनिवर्सरी पर वो डेथ एनिवर्सरी होती है उर्दू कैलेंडर के हिसाब से। अच्छा। तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से उसकी डेट जो है वो फिक्स नहीं होती। हाँ छोटे छोटे मिले काउंट करके बताएगा कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बिल्कुल वर्ल्ड गेट जैसे आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, सेम इट इज अंदर से बनाया गया है। तो 11 डोम्स बाहर हैं और 11 ही अंदर हैं, टोटल हो गए 22। ये 22 साल के हिसाब से। हाँ। जब एक साल कंप्लीट हो जाया करता था तो इंजीनियर्स एक डोम बनाकर अपने पास रखते थे, एज अ सिंबल 1 ईयर वाज कंप्लीटेड। इस तरीके से उन्होंने 22 डोम्स बनाए और 11। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सुबह सुबह उठ गए हैं और चाय वाय हम लोग पी लिए हैं। भाभी जी ने बहुत अच्छा चाय बनाए थे। गुड मॉर्निंग भाभी जी। तो हम लोग आज जा रहे हैं ताजमहल में, तो हम लोग निकल जाएंगे सुबह सुबह। इधर फॉग वगैरह होता है तो हम लोग को सुबह निकलना पड़ेगा, आज 10 बजने से नहीं होगा, तो 8 साढ़े 8 को निकल जाएंगे। अनूप जी भी चले आए घूम फिर के मॉर्निंग वॉक करके। तो हम लोग अभी नाश्ता करेंगे थोड़ा बहुत और उसके बाद हम लोग जाएंगे, रास्ते में मिलते हैं आप लोगों के साथ। चलिए, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं ताजमहल के लिए। गाड़ी हम लोग की चली आई है, अनूप जी रुके हुए। तो फॉग है काफ़ी, ठीक है फॉग है, तो ठंड का मौसम है, काफ़ी ठंड लग रहा है। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, गुड़गांव से हम लोग जा रहे हैं आगरा में ताजमहल देखने के लिए। तो भैया जी मेरे साथ है। भैया जी आपका नाम? मेरा अंशु। अंशु जी है हम लोग के साथ। भैया जी कितना समय लगता है अभी गुड़गांव से ताजमहल? गुड़गांव से आगरा तक ताजमहल तक 4 घंटे लगते हैं। ओके। हाँ, नॉन स्टॉप चलोगे तब। नॉन स्टॉप चलोगे तो तब। हाँ। और रुकेंगे तो थोड़ा और ज्यादा थोड़ा लग जाएगा। लग जाएगा। पहले आगरा फोर्ट होता है या ताजमहल क्या होता है? पहले ताजमहल। अच्छा। उधर बाजू में आगरा फोर्ट है ना? हाँ, 10 मिनट की डिस्टेंस पे। सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा फॉग 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 है। पहाड़ी लगा मतलब लगता है। इधर पहाड़ी पूरा अरावली पर्वत है ना साइड? हाँ, अरावली है। ये साइड में अरावली पर्वत भी इधर है, अरावली का ही इलाका है, इसलिए पूरा फॉग फॉग है, पहाड़ी इलाका है। बाप रे। तो अभी हम लोग रुके हैं थोड़ा सा शिवा ढाबा में। 2 घंटे चलने के बाद पिताजी कॉफी खाएंगे। चाह ना, चाह खाओ ना, स्लिप कर ना ना तुम खाओ। तुम की खाओ? चाह खाओ। तो थोड़ा सा इधर रुकेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे। काफ़ी बढ़िया ढाबा है वैसे, बाहर भी बैठने का सीट फीट है, अंदर भी है। तो पिताजी थोड़ा सा चाय ले रहे हैं और मैं उतना चाय नहीं पीता, हम घर से ही पी कर आए हैं 1-2 कप। अभी तो बस चलेंगे, थोड़ा सा रुके, बाथरूम वाथरूम कर लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नेशनल हाईवे, ये आपका नेशनल हाईवे नंबर 44 है। NH 44 के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे बोला जाता है, क्योंकि ये आपका 11 स्टेट से गुजरता है, ठीक है ना, 11 स्टेट्स, ठीक है, 11 राज्य से गुजर के आपका पूरा एकदम जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है उधर से आपका शुरुआत होता है और एक खत्म होता है कहाँ पर पता है? तमिलनाडु का कन्याकुमारी तक। तो 4100 के ऊपर 4112-13 कुछ किलोमीटर ये हाईवे पूरा विस्तृत है, एकदम 11 स्टेट के ऊपर जाता है। तो उसी हाईवे के ऊपर से हम लोग अभी जा रहे हैं ताजमहल की ओर। 1.5 घंटा बाकी है हम लोगों का और पहुंच जाएगा हम लोग ताजमहल में। 7 धाम सीट तो हम लोगों ने गाड़ी कर ली है पूरा घूमने के लिए ताजमहल और आगरा फोर्ट। अभी साउथ गेट को एंट्री के लिए बंद कर दिया गया है, सिर्फ वेस्ट गेट और ईस्ट गेट से आप एंट्री कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है वेस्ट और ईस्ट गेट में? वेस्ट गेट जो है वो जनरल गेट है, ईस्ट गेट जो है वो VIP गेट है। सारे VIP सारे सेलिब्रिटीज जो है वो ईस्टर्न गेट से एंट्री करते हैं। जब यहाँ पर कोई भी VIP आता है, मान लीजिए जैसे कोई प्रेसिडेंट आ रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कोई वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है किसी कंट्री का, अच्छा, तो उस कंडीशन में ताजमहल को आम जनता के लिए बंद कर दिया जाता है। फिर उनका स्पेशल विजिट होता है, वो लोग भी ईस्ट गेट से ही एंट्री करते हैं। ओके। हाँ, वेस्ट गेट आप बोल सकते हैं जनरल गेट है, सब आम जनता जो है वेस्ट गेट से एंट्री करती है। और ईस्ट गेट से जैसे कोई VIP नहीं आ रहा होता है तो जनरल पब्लिक भी वहाँ से एंट्री कर सकती है। अच्छा। आपका वेलकम है मुमताज़ महल में। इसका जो असली नाम है वो है मुमताज़ महल, जिनके लिए बनाया गया। अब मुमताज़ थी कौन? मुमताज़ जो थी वो शाहजहाँ की तीसरी और आखिरी वाइफ थी, जिनके लिए ताजमहल बनाया गया। शाहजहाँ की जो फर्स्ट वाइफ थी उनका नाम था फतेहपुरी बेगम। अभी आप लोगों ने जिस गेट से एंट्री की है वो है वेस्ट गेट साइड के हिसाब से, लेकिन इस गेट को जाना जाता है फतेहपुरी गेट के नाम से, क्योंकि शाहजहाँ की फर्स्ट वाइफ का नाम था फतेहपुरी बेगम और उनकी जो समाधि है वो इस गेट के नज़दीक बनी हुई है, इसलिए इस गेट को उनके नाम से भी जाना जाता है फतेहपुरी गेट। सेकंड गेट आपका राइट साइड पर है, वो है साउथ गेट,
जिसे कहा जाता था लीवर्ड कॉलोनी गेट। आज से 400 साल पहले जब ताजमहल नहीं बना था तो 20 से 22 हज़ार मजदूर लगे थे इसको बनाने में। उन मजदूरों को आने और जाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए शाहजहां ने उनके लिए एक स्पेशल कॉलोनी बना के रखी थी, जो कि इस दीवार के पीछे आज भी, आज भी उनकी जनरेशन से कुछ लोग वहाँ रहते हैं, ताजमहल को मेंटेन करते हैं। वहाँ से आप देखेंगे पब्लिक एंट्री नहीं कर सकती। उधर से एंट्री मना है? हाँ सर, कुछ साल पहले एंट्री चालू थी, अभी वो बंद है। वो लोकल एरिया है। अच्छा। एग्जिट करना चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। वो 2 साइड मार्केट वाला एरिया है। तीसरा गेट आपके बैक साइड पे है, वो है ईस्ट गेट, जिसे VIP गेट भी कहा जाता है। इस गेट के बाहर शाहजहां की सेकंड वाइफ सरिंदी बेगम का मकबरा बना हुआ है। ओके। देखिए, फर्स्ट और सेकंड वाइफ थी जब शाहजहां की, तो ताजमहल जो है सिर्फ मुमताज़ के लिए क्यों बनाया गया? आप बोल सकते हैं फर्स्ट और सेकंड वाइफ जो थी ना, वो रॉयल फैमिली मेम्बर्स थी, मतलब उनकी कोई डिमांड्स नहीं थी। राइट। लेकिन मुमताज़ से जो उन्होंने शादी की वो पसंद से शादी की, ये लव मैरिज थी। आप बोल सकते हैं दो जो थी वो अरेंज मैरिज थी। तो मुमताज़ की शादी से पहले भी डिमांड्स थी, शादी के बाद भी डिमांड्स थी। शादी से पहले की डिमांड्स ये थी, क्योंकि मुस्लिम में क्या होता है कि 4 शादी की परमिशन होती है, तो मुगल्स जो थे वो अपने इस्लामिक कानून को फॉलो करते थे। इसके लिए उन्होंने पहली जो उनसे विश रखी थी, पहली शादी से पहले, कि आप मेरे बाद कोई शादी नहीं करेंगे। तो शाहजहां ने जो थी वो सिर्फ 3 ही शादी की। जो अलग अलग किताबों में 13 शादियों का 13 शादियों का हाँ जिक्र है, वो सिर्फ एक ऑथर की राय है, वो रियलिटी नहीं है, उसका कोई भी एविडेंस नहीं है। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि शाहजहां ने जो शादियां की थी वो सिर्फ 3 ही की थी। ओके। ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है। मेन एंट्रेंस गेट वो रॉयल गेट के नाम से जाना जाता है। रॉयल मीन शाही। शाही रॉयल का गेट। इसको इसलिए कहते हैं जो मुगल खानदान से थे या उनके ब्लड लाइन से थे या उनके स्पेशल गेस्ट थे, सिर्फ वही लोग इस गेट का इस्तेमाल करके अंदर जा सकते थे। लेबर्स और आम जनता अंदर जाने के लिए छोटे गेट का इस्तेमाल करती थी, जो कि लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं एंट्रेंस वाला गेट बंद कर दिया गया है। वो छोटा वाला? हाँ जी, ये छोटा वाला। हाँ। और राइट साइड वाला जो कि एग्जिट वाला पॉइंट था वो अभी ओपन है, जिससे ये ओपन है। एग्जिट करेंगे ताजमहल घूमने के बाद। ओके। ताजमहल जो बनना स्टार्ट हुआ वो मुमताज़ के देहांत के बाद स्टार्ट हुआ। मुमताज़ ने ताजमहल को नहीं देखा, उनके मरने के बाद इसको बनाया गया। ठीक है, 1631 में मुमताज़ का देहांत हुआ था, उसके बाद इसको बनाना शुरू किया गया और ये 1653 में बनकर कंप्लीट हुआ। टोटल 22 साल लगे थे इसको बनने में। तो 22 साल के यहाँ पर 3 सिंबल हैं, जिसमें से फर्स्ट सिंबल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस गेट के ऊपर आपको छोटी छोटी व्हाइट कलर की डॉम्स दिखाई दे रही है मिडिल में। हाँ, छोटे छोटे मिडिल में। कोई काउंट करके बताएगा कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बिल्कुल, रॉयल गेट जैसे आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, सेम इट इज अंदर से बनाया गया है। तो 11 डोम्स बाहर हैं और 11 ही अंदर हैं, टोटल हो गए 22। ये 22 साल के हिसाब से। वाह। जब 1 साल कंप्लीट हो जाया करता था तो इंजीनियर्स एक डोम बनाकर अपने पास रखते थे, एज अ सिंबल 1 ईयर वाज कंप्लीटेड। तो इस तरीके से उन्होंने 22 डोम्स बनाए और 11 को फ्रंट साइड में, 11 को इनसाइड। 11 फ्रंट साइड और 11 बैक साइड। ताजमहल को बनने में 22 साल लगा ताजमहल को ये बनने जो में। आप चैम्बर्स देख रहे हैं यहाँ पर 210 चैम्बर्स हैं। ये अच्छा। पहले सेपरेट चैम्बर्स थे। ये इंजीनियर, आर्किटेक्ट और कैलीग्राफर थे जो आउट ऑफ इंडिया से आए थे, उनके लिए एक स्पेशल यहाँ पर रूम्स बनाए गए थे, वो यहाँ रेस्ट कर सकते थे। हाँ। तो यहाँ आकर रेस्ट कर सकते थे, अपने डिजाइन तैयार कर सकते थे। ये पहले सेपरेट थे, यहाँ कारपेट बिछे रहते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए यहाँ पर, जितना भी वैल्यूबल्स था, गोल्ड था, सिल्वर था, सब डायमंड लेकर चले गए। वो सारा का सारा उन्होंने निकाल लिया। अभी अगर आप ये देखेंगे तो ये रेड पेंट है, इसको रिपेयर किया गया है। आगे वाला नहीं है। हाँ, अभी हम लोग आगे चलते हैं वहाँ सेंटर में, वहाँ से आपको कुछ फोटोग्राफ वगैरह लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, जैसे जैसे आप ताजमहल के नज़दीक जाएंगे इस गेट से, तो ये गेट जो है वो एक लेंस का काम करेगा, क्योंकि ताजमहल को बहुत ज़्यादा डाउन साइड बनाया गया है। तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ये जूम आउट होना चाहिए जूम इन जब आप फॉरवर्ड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा। देखिए, आप करके ताजमहल के ऊपर फोकस रखिए, व्हाइट बिल्डिंग पर। हाँ। जैसे जैसे आप स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे ताजमहल आपका बैक साइड जाएगा। हाँ। ऐसा फील होगा वैसे कहीं नहीं जा रहे हैं, वही है। आज फॉग ज्यादा है ना? आज फॉग थोड़ा सा ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है। ताजमहल आएगा सामने से। वो जो आप देख रहे हैं पैनिकल डॉम के ऊपर, हाँ हाँ, जो स्ट्रक्चर है, अभी थोड़ा सा वर्क चल रहा है, वर्क चल रहा है। तो वो जो था सबसे हेवी गोल्ड था यहाँ पर, 30 फीट उसकी हाइट थी और तकरीबन 400 किलो से ज़्यादा इसके अंदर सॉलिड गोल्ड का इस्तेमाल किया गया था उस पैनिकल को बनाने के लिए। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, अंग्रेज यहाँ पर आए, उनको पता चला ये गोल्ड है, हाँ। तो उन्होंने डायरेक्टली इसको निकाला नहीं। अच्छा। पहले इस जैसा तैयार किया उन्होंने और उसकी जगह डिफरेंट मेटल का वहाँ रिप्लेस कर दिया, वो गोल्ड वाले को रिटेन दे दिया। ये क्या मेटल है अभी? ये सर मिक्स मेटल है। मिक्स मेटल। तो
देखिए, शाहजहां और मुमताज़ ने तकरीबन 18 साल एक साथ बिताए थे। इन 18 साल में इनके 14 बच्चे हुए थे, जिनमें से 8 बच्चों का देहांत हो गया था बचपन में ही। 6 बच्चे इनके बड़े हुए, जिनमें 4 बेटे और 2 बेटियां थी। दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगज़ेब और मुराद 4 बेटे थे, 2 बेटियां थी, रोशन आरा और जहां आरा। लेकिन पर ईयर डिलीवरी होने की वजह से मुमताज़ की जो हेल्थ कंडीशन थी वो लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, सीरियस हो गई। तो उस टाइम जो दाइयाँ थीं, जो हकीम थे, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने शाहजहां को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि अब इनको जो बचाना है वो हमारे बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है इनको बचाना। तो इनसे आप आखिरी बार आकर मिल लीजिए, इनकी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो वो पूछ लीजिए। तो शाहजहां एक छोटी सी फाइट पर थे। वो फाइट छोड़कर बीच में बुरहानपुर, यहाँ पर मुमताज़ का ट्रीटमेंट चल रहा था, जो कि महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, MP के अंडर में आता है। वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ मुमताज़ से मिलने के लिए गए। किस्मत अच्छी थी, मुमताज़ जो थी वो जीवित थी। अच्छा। तो मुमताज़ से उन्होंने जब मीटिंग की, उनसे मिले, तो उन्होंने उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में जानना चाहा कि आपकी कोई ख्वाहिश तो नहीं है। तो मुमताज़ ने उनसे साफ शब्दों में कहा कि आपने मेरे जीते जी मेरे लिए सब कुछ किया। अभी देखिए, ये तो मरने के बाद बनाई गई बिल्डिंग है। जब हम आगरा फोर्ट जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर उनका जो बेडरूम है, जो खास महल है, जो भी उनके लिए फैसिलिटीज़ दी हैं उन्होंने, तो बहुत कुछ किया उनके लिए, जीते जी भी। तो मुमताज़ का कहना था कि अगर हमारी जो प्रेम कहानी है, जो लव स्टोरी है, अगर मैं मर गई और आप भी चले गए तो कौन उसको याद रखेगा? कोई याद नहीं रखेगा। एक से एक राजा महाराजा आया निकल गया। तो मुमताज़ का ये मानना था कि लोग उन्हें भूले ना। इसके वजह से उन्होंने उनके सामने अपनी आखिरी ख्वाहिश रखी कि शाहजहां, जिस नाम से आप मुझे पुकारते हैं मुमताज़, इनका रियल नेम था अंजुमन बानो बेगम। हाँ, अंजुमन। लेकिन मुमताज़ जो था वो शाहजहां ने इनको टाइटल दिया था इनकी खूबसूरती की वजह से। मुम मीन्स ब्यूटी, ताज मीन क्राउन, द ब्यूटी ऑफ क्राउन, खूबसूरती का ताज। इसके लिए उन्होंने आखिरी ख्वाहिश रखी कि इसी नाम से आप कोई ऐसी चीज़ तामीर कराएंगे, यानी कि बनवाएंगे, जिससे मेरा नाम बाकी रहे। भाई, जब नाम बाकी रहेगा जब भी तो लोग उसके बारे में जान पाएंगे। जब नाम ही मिट जाएगा तो फिर कौन क्या जान पाएगा? तो इस बिल्डिंग को जब बनाया गया, इसका नाम था मुमताज़ महल, मुमताज़ के लिए बनाया गया। तो मुमताज़ महल जो एक्चुअल में बनाया जाना था वो आगरा में नहीं बनाया जाना था, इसको बनाया जाना था बुरहानपुर में, जहाँ मुमताज़ का देहांत हुआ। ठीक है, वहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का वर्क जो था इसका स्टार्ट हुआ, लेकिन वहाँ पर जो वर्कर्स थे वो टोटल इंडियंस थे उस टाइम, जो बुरहानपुर में बनाने जा रहे थे ताजमहल। लेकिन मुमताज़ जो थी वो पर्शिया की रहने वाली थी, ईरान की रहने वाली थी। अब वहाँ के कल्चर को वहाँ के लोगों से ज़्यादा कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? वही लोग कर सकते हैं ना। तो शाहजहां ने स्पेशल जो इंजीनियर थे पर्शियन, टर्किश, उनको इनवाइट किया यहाँ पर। पहले फ्लाइट्स वगैरह तो थी नहीं, तो बाई शिप उनको आने में वहाँ से टाइम लगा। जब तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो वर्क था, जो स्टार्टिंग थी, बेस जो था वो बनना शुरू हो गया था। जब पर्शियन इंजीनियर्स ने, आर्किटेक्ट ने देखा कि ताजमहल को यहाँ बनाया जा रहा है, तो उन्होंने शाहजहां से कंसल्ट किया और उनसे कहा कि आप ताजमहल को यहाँ नहीं बनाइए, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर उसके अकॉर्डिंग आप ताजमहल को बनाएंगे तो आपका ताजमहल कई सदियों तक जैसा हम बनाएंगे बिल्कुल वैसे के वैसा ही रहेगा। क्या कॉन्सेप्ट था? ताजमहल को डायरेक्ट अर्थ के ऊपर नहीं बनाया जाएगा। हाँ, इसको बनाया जाएगा पानी के ऊपर। अब जो इंडियन इंजीनियर्स थे उन्होंने कभी ऐसा वर्क नहीं देखा था, तो ज़्यादातर इंडियन इंजीनियर्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया, क्योंकि अगर राजा का काम बिगाड़ेंगे तो अपना सर कलम करवाएंगे, है ना। तो कुछ इंडियन इंजीनियर्स उनके साथ एग्री हुए काम करने के लिए। इसकी वजह से ताजमहल के अंदर आप देखेंगे इंडियन डिजाइन्स कम देखने को मिलता है। सब पर्शियन है, ज़्यादातर पर्शियन और टर्किश ही है, क्योंकि इंडियन इंजीनियर्स ने यहाँ कम वर्क किया है। जो स्पेशल इंजीनियर्स थे पर्शियन और टर्किश, जो मेन इंजीनियर्स थे, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की है यहाँ पर। तो इसकी वजह से ये डिज़ाइन जो है वो आउट ऑफ इंडिया के ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर ऐसे मकबरे नहीं बनाए जाते हैं। तो ताजमहल का जो बेस था वो किस अकॉर्डिंग पर रखा गया कि ताजमहल का जो बेस है इसके नीचे वेल्स बनाए गए, वेल्स बनाए गए 64 इसके नीचे, और उसके बीच में लकड़ी के लॉक्स लगाए गए। अच्छा, जैसे आज ब्रिज बनाए जाते हैं, सस्पेंशंस लगाए जाते हैं। सस्पेंशंस इसलिए लगाए जाते हैं, मान लीजिए कभी अर्थक्वेक आ रहा है तो वो अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं, और ऊपर का जो ब्रिज है उसके ऊपर पावर रिड्यूस हो जाती है, इफेक्ट नहीं आता, जिससे अर्थक्वेक से वो बिल्डिंग जो है, जो भी ब्रिज वगैरह बनाते हैं, वो गिरते नहीं है पानी के ऊपर।
तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर 400 साल पहले उन्होंने इसको बनाया। इसके नीचे साल की लकड़ी लगाएगी। ज़्यादातर जो लकड़ियाँ होती हैं वो पानी में ख़राब होती हैं, लेकिन साल की जो लकड़ी होती है जितना उसको मॉइस्चर मिलता है, जितना उसको नमी मिलती है, वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। ओके बुरहानपुर में जो सोयल थी वो इस लकड़ी के लिए हार्मफुल थी। ओके, अच्छा। इसके लिए इसको यमुना के किनारे बनाया गया, और यमुना में पानी जो है वो मिनिमम रखा जाता है, जिससे सॉइल जो है वो गीली रहती है, जिससे वो लकड़ी तक मॉइस्चर जो है वो पहुंचता रहता है, और इसके बेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके। मान लीजिए कभी पानी सूख जाता है, तब इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, इसके बेस के ऊपर। वैसे इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर मिनिमम इसके अंदर पानी रखा जाएगा तो। अभी आप ताजमहल का स्ट्रक्चर देखें तो कोई भी चीज़ होती है पानी के ऊपर या उसका स्ट्रक्चर जो है अर्थ के ऊपर नहीं रखा जाता है तो वो मूवमेंट करती है, अपनी जगह से शिफ्ट होती है। लेकिन ताजमहल जो है बिल्कुल स्टेबल है, 400 साल से बिल्कुल वैसे के वैसे ये जैसे बनाया गया था। इसकी स्टेबिलिटी की खास बात ये है कि ये जो आप पिलर देख रहे हैं ना इसके कॉर्नर का, और एक पिलर, हाँ ये एक पिलर जो कॉर्नर पर बनाए गए, इसकी हाइट है 162 फीट, 162 फीट इसकी हाइट है। और अगर हम डेप्थ की बात करें तो इसकी डेप्थ तकरीबन 150 फीट नीचे तक है। इसकी वजह से ताजमहल को मूवमेंट नहीं करने देते। अच्छा। अब इसको स्ट्रेट नहीं बनाया गया, ये टिल्ट है, आउटसाइडर, लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड झुक रहे हैं, राइट वाले राइट साइड, मतलब 90 डिग्रीज पर नहीं है, 92 या 93 डिग्रीज पर है, आउटसाइडर है 2-3 डिग्री। इन फ्यूचर कभी अर्थक्वेक आता है या नेचुरल डिजास्टर होता है तो ये मंदिर बीच में से टूट सकती है, क्योंकि जितनी बाहर है उतनी अंदर भी है, बीच में से टूट सकती है, टूटेगी तो गिरेगी भी, गिरी तो ताजमहल के ऊपर भी गिर सकती थी। इसकी वजह से इनको आउटसाइडर बनाया गया। कभी भी अगर ये गिरे तो ये बाहर की ओर गिरे, अंदर की ओर ना गिरे, इस मकबरे के ऊपर नुकसान ना पहुंचे। इस तरीके से इसको डिजाइन करके बनाया गया। वो सामने जो आप देख रहे हैं वो वेल है। कौन सा? ये सामने, ये लाल वाला? हाँ, ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा। और ये जो गार्डन्स वगैरह आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पे फ्रूट्स के गार्डन्स थे, तो फ्रूट्स के गार्डन्स को हार्वेस्टिंग के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है, उसके लिए वो वाटर टैंक बनाया गया था। और पहले जो थे वो इसके अंडरग्राउंड पत्थर के पाइप के जरिए से गार्डन्स में आ जाता था, जिससे फ्रूट्स को पानी मिलता था, फ्रूट्स के गार्डन्स को, और हार्वेस्टिंग में उनको आसानी रहती थी। अच्छा। अभी जब ब्रिटिश टाइम आया तो वो सारे के सारे फ्रूट्स के गार्डन्स जो थे वो खत्म हो गए थे। अभी दोबारा से इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर फ्रूट्स लगा रही है। आप देखें बैक साइड पे किसी में आंवला है, किसी में मौसमी है, किसी में अमरूद है, किसी में चीकू है। ये बैक साइड वालों में। फ्रंट साइड वालों की बात करें तो वो सिंपल ग्रास और फ्लावर्स के गार्डन्स हैं। ओके, आगे चलिए। मिक्स मार्बल की बिल्डिंग, वो रॉयल गेस्ट हाउस है। और 8 सेंट। उस टाइम पे कोई होटल या रूम्स नहीं हुआ करते थे। हाँ, जब ताजमहल बन रहा था तभी लोगों ने आकर इसको देखना शुरू कर दिया था। तो शाहजहां ने डिसाइड किया था कि भाई जब ताजमहल बन जाएगा तब तो वो पब्लिक इसको देखने के लिए आएगी, उनके स्पेशल गेस्ट भी आएंगे। तो बेसिकली ये क्या है, ये है मकबरा। मकबरे के पास तो नहीं रह सकते, इसके लिए वो गेस्ट हाउस बनाया गया था। लेकिन उसमें जो रुकने की परमिशन थी सनराइज टू सनसेट थी। अभी जैसे ताजमहल खुलता है सुबह सनराइज में, और सनसेट से आधा घंटा पहले इसका एंट्रेंस बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये ग्रेवयार्ड है। किसी भी धर्म के हिसाब से अगर आप सनसेट के बाद शमशान नहीं जा सकते, मुस्लिम्स में भी सनसेट के बाद शमशान में नहीं जा सकते, इसके वजह से इसको बंद कर दिया जाता है। और जो गेस्ट रुका करते थे वो सनसेट तक यहाँ पर रुक सकते थे, और उसके बाद उनको आगरा फोर्ट जो था वो शिफ्ट कर दिया जाता था। लोकल्स भी सारे के सारे आगरा फोर्ट में रहा करते थे। यहाँ पर वो सिर्फ आते थे, ग्रेवयार्ड पर प्रेयर करते थे, वापस चले जाते थे। तो ताजमहल का स्ट्रक्चर जो है वो चारों तरफ से एक जैसा है, लेकिन आउटसाइड की अगर हम बात करें ताजमहल की तो वो बोथ साइड सेम है, दोनों साइड से एक जैसा है। जैसे आपने राइट साइड पर ये गेस्ट हाउस देखा, सेम इट इज लेफ्ट साइड पर एक बिल्डिंग और बनी हुई है, वो है रॉयल मॉस्क, शाही मस्जिद। अच्छा। देखिए ताजमहल बनाने वाले कारीगर जो थे वो मुस्लिम्स भी थे, हिंदू भी थे। तो हिंदू में बेसिकली क्या होता है कि एक दिन के अंदर एक टाइम प्रार्थना की जाती है, सुबह मॉर्निंग में कर लेते हैं, अपने कामों पे निकल जाते हैं। लेकिन मुस्लिम्स में क्या होता है, एक दिन में 5 दिन की प्रार्थना की जाती है, जिसे नमाज कहा जाता है। अब वो लोग मुस्लिम कारीगर थे, वो नमाज पढ़ने के लिए बाहर जाते थे। बाहर जाने और अंदर आने में टाइम ज़्यादा स्पेंड हो रहा था। शाहजहां भी मुस्लिम थे, वो भी नमाज नहीं छोड़ते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने परमिशन दी कि भाई आप अपने कन्वीनियंस के लिए जो है यहाँ पर मस्जिद बना लीजिए, जिससे आपको काम में भी देरी ना हो और नमाज में भी देरी ना हो। तो यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी। अभी जो डेली वाली नमाज है वो यहाँ नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ फ्राइडे की नमाज होती है, इसलिए फ्राइडे के दिन ताजमहल बंद रहती है, लिए बंद रखा जाता है। जो लोकल्स मुस्लिम है, लोकल के जो मुस्लिम है वो लोग ID कार्ड दिखाकर आ सकते हैं। हाँ, ओके। बाहर के मुस्लिम्स को भी परमिशन नहीं है नमाज पढ़ने की।
ईद और बकरीद का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ये फ्री रहता है। उस टाइम कोई भी आ सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मुस्लिम ही हो, कोई सभी भी लोग आ है सकते हैं। और ये फ्री रहता है इसका। ये सब फ्रूट्स का पेड़ लगाया गया था। हाँ, ये सब पहले फ्रूट्स के पेड़ थे सारे के सारे। अभी इंडियन गवर्नमेंट दोबारा से लगा रही है। देखो वो चीकू लगा है, चीकू लगाया गया उसमें। फ्रूट है। लगाओ, फ्रूट है आज। ये वो लेफ्ट साइड वाला मॉस्क है ना? हाँ, लेफ्ट साइड वाला मॉस्क है, राइट साइड वाला जो है वो गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस है, ये मॉस्क है लेफ्ट साइड वाला। अभी आप यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स देखेंगे हाँ। आगे। तो मुमताज़ को पहले जो दफन किया गया था वो बुरहानपुर में किया गया था, जो हाँ। ताजमहल को बुरहानपुर में बनाया जाना था। लेकिन जब यहाँ डिसाइड हुआ कि ताजमहल को यहाँ बनाना है यमुना के किनारे पर, तो उनकी बॉडी को बुरहानपुर से यहाँ लाया गया। अच्छा, ताजमहल का जो बेस था पहले नीचे वेल्स बनने थे, हाँ तो बोले वहाँ आपने। पानी के अंदर तो मुमताज़ की बॉडी को दफन नहीं कर सकते थे, Right. है ना। तो मुमताज़ की बॉडी को यहाँ टेम्परेरी ग्रेव में रखा गया। ये टेम्पोररी ग्रेव है, हाँ वापस तो अंदर रखा गया। हाँ, रियल जो ग्रेव है मुमताज़ की वो नीचे है बेसमेंट में। अच्छा, वो देखेंगे ना हम लोग? नहीं सर, वो 20-22 साल हो गए उसको बंद किए हुए। और बारह का देखे थे जा नहीं सकते अंदर। आप उसका डुप्लीकेट जो डमी बना हुआ है ऊपर, वो भी मुगल टाइम का बना हुआ है। हम भीतर गए थे और बोल रहे ना 20-22 साल से बंद है। हाँ, आप लोग तो 30 साल पहले गए थे। बाप मेरे रे, पास फोटो है, मैं दिखाता हूँ। फोटो दिखा दीजिए। इधर आ हाँ, बहुत गरम घंटा ये देखिए, ये नीचे वाला है। नीचे वाला है। हाँ, नीचे में हम गए थे, नीचे बहुत गर्म है। बहुत गर्मी रहता है नीचे। हम तो गए थे उसमें सब ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन। सालों का सना और तो मौलवी टाइप का साहब। तो ये असली वाला है, लेकिन ओके। अभी हम ये नहीं देख सकते, ये बंद हो गया। ये बंद है। ऊपर के लिए एक्स्ट्रा टिकट किया गया है 200 वाला, वो अभी हम यहाँ से लेंगे ऊपर जाने के लिए, ठीक है। दिया टिकट किया। हाँ, तो अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसके अंदर अलाउड नहीं है। अच्छा, कोई बना रहा हो तो आप उसे फॉलो ना करें। ओके। हाँ, क्योंकि फिर CIA से वाले फ़ोन छीन लेते हैं, है ना। तो इसलिए मना है, प्रोहिबिटेड है, तो आप वहाँ ना करें। बाहर बना सकते हैं आप, इसके बाहर, भीतर नहीं, उसका अंदर नहीं बना। भीतर अंदर हम जाएंगे, एक राउंड लेंगे, बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। कहाँ से फोटोग्राफी कर सकते हो बता वो दीजिएगा। मैं बता दूँ। ठीक है। ठीक है, चलो। आगरा के तो ताजमहल के अंदर घुसने के लिए आपको ऐसे पहनना पड़ेगा, ठीक है। ये बाहर आपको 10 रुपये करके मिल जाएगा, 10 या फिर 20 करके मिल जाएगा। आगरा के अंदर हम लोग घुस रहे हैं, इसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। 1 मिनट हम लोग घूम के आएंगे, फिर बाहर आके फिर वीडियोग्राफी करेंगे। कि अभी आप लोगों ने जो अंदर देखा ग्रेव, वो शाहजहां और मुमताज़ का नकली ग्रेव था। असली जो है वो नीचे है बेसमेंट में। तो पहले लोग नीचे जाते थे, पहले इतनी पब्लिक नहीं आती थी, तो अभी उसको नीचे वाले एरिया को बंद कर दिया गया। करीब 20-22 साल हो गए, तो अभी पब्लिक के लिए सिर्फ ऊपर वाला खुला हुआ है। और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ज़्यादा इसके ऊपर वेट आए, इसकी वजह से 200 रुपीज़ जो है वो एडिशनल किया गया है। Okay. क्योंकि अगर फ्री रहता सर तो सभी लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। जो लोग 10 बार देख चुके हैं वो भी भीड़ आकर बढ़ाते, वेट बढ़ाते इसके ऊपर। इसकी वजह से वही 200 रुपीज़ का जो टिकट है वो एडिशनल किया गया है। नीचे वाला जो ग्रेवयार्ड है वो साल में सिर्फ 3 दिन खुलता है। हाँ हाँ, और बताइए। शाहजहां की डेथ एनिवर्सरी पर, वो डेथ एनिवर्सरी होती है उर्दू कैलेंडर के हिसाब से। अच्छा। तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से उसकी डेट जो है वो फिक्स नहीं होती है, क्योंकि उर्दू कैलेंडर 10 दिन छोटा होता है इंग्लिश कैलेंडर से। तो वो डेट जो है वो स्लिप होती रहती है 10 डेज। तो अभी जो है वो रमजान से 35 दिन पहले आएगी। किसके 35 दिन? रमजान से 35 दिन पहले फास्ट रखे जाते हैं ना मुस्लिम, हाँ। रमजान बोलते हैं उस महीने को। उपस्थ हाँ, तो रजब की 25, 26, 27 तारीख को वो नीचे वाला जो रास्ता है वो खोला जाता है। उस टाइम फ्री रहता है, कोई भी जा सकता है, इंडियंस हो फॉरेनर्स हो, लेकिन भीड़ काफ़ी होती है, तो लाइन लगा कर जाना पड़ता है, काफ़ी रश होता है। कहा जाता है कि शाहजहां ने जैसे ये ताजमहल मुमताज़ के लिए बनाया था, अपने लिए भी एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे। लेकिन डॉक्यूमेंट जो है स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है क्योंकि इसका जो सामने हम देखते हैं वो बेस वो ताजमहल के बराबर ही है। अच्छा, और ये लॉजिक बिल्कुल ठीक बैठता है कि शाहजहां को जो हाउस अरेस्ट किया गया, मतलब घर में कैद किया, वो किस वजह से किया गया। तो लोगों का मानना है कि वो इसी की वजह से किया। हाँ। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, कहा जाता है कि वहाँ पर एक और ताजमहल बनाया जाना था। अब वो जो स्टोन होता
वो आउट ऑफ इंडिया का जो वो वाला हाँ सर वहाँ पर जो बेस आप बेस और काला जो वहीं बनाया जाना था। मतलब वो बताए नहीं, नहीं नहीं हाफ तो बना है। कुछ हाफ वाफ कुछ नहीं बनाया, ओह। वो सिर्फ बेस है। और वो भी सर कहीं रिटर्न में नहीं है कि यहाँ बनाया जाना था। अच्छा, लेकिन शाहजहां को जो हाउस अरेस्ट किया गया वो किस बेस के ऊपर किया गया, तो लोगों का मानना है, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि वहाँ पर एक और ताजमहल बनाया जाना था। तो पैसा बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा था इन बिल्डिंग्स के ऊपर। इसके वजह से जो नेक्स्ट किंग बने 1658 में उनके बेटे औरंगजेब, हाँ उन्होंने उनको जो था हाउस अरेस्ट कर दिया, घर में रख लिया, ऐसा हाँ, जेल में डाल दिया। हाँ। उनके लिए एक खूबसूरत महल बनाया गया। अभी हम आगरा फोर्ट चलेंगे, देखिएगा आप किस एंगल से आपको वो जेल लगती है। एक महल बनाया गया क्योंकि वो जो पैसा था वो पब्लिक का पैसा था। क्योंकि शाहजहां जो थे वो फाइट नहीं लड़ रहे थे, कोई बिजनेस नहीं कर रहे थे, वो पब्लिक के ऊपर टैक्स बढ़ा रहे थे। तो पब्लिक जो थी उनके अगेंस्ट हो रही थी। तो उनके जो बच्चे थे वो मैच्योर हो चुके थे, बड़े हो चुके थे। वो अपने फादर को समझाना चाह रहे थे कि ये जो आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, इस पैसे का सही इस्तेमाल कीजिए, पब्लिक की फैसिलिटी के लिए खर्च कीजिए, वेपन्स के लिए खर्च कीजिए, एडवांस इक्विपमेंट बनाइए। क्योंकि अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी से नहीं चलेंगे तो हमारे जो दुश्मन है वो हमें डिफीट कर देंगे, मुगल सल्तनत खत्म हो जाएगी। और औरंगजेब का कहना था जब तक मैं जीवित हूँ मुगल सल्तनत को खत्म होते हुए नहीं देख सकता, ठीक है ना। तो इसके वजह से 1658 में कहा जाता है कि शाहजहां को उनके द्वारा हाउस अरेस्ट कर दिया गया आगरा फोर्ट के अंदर 1658 टू 1666, मतलब 8 साल जो थे वो आगरा फोर्ट में रहे थे। आते थे ग्रेवयार्ड पर प्रेयर करके वापस चले जाते थे। उनके लिए वहाँ एक मस्जिद भी बनाई गई, वहाँ पर वो अपनी प्रेयर करते थे। 8 साल बाद उनकी एक नेचुरल बीमारी की वजह से डेथ हुई। किसी ने उनको कत्ल नहीं किया। जब उनकी डेथ हुई तो कहा जाता है कि उनके बच्चों को बैड फील हुआ कि उनकी वजह से उनके फादर का जो ड्रीम था, सपना था, वो अधूरा रह गया। इसी के वजह से मुमताज के बगल में शाहजहां को दफन किया गया। ओके। वो नहीं चाहते थे कि उनके पेरेंट्स को कोई डिस्टर्ब करे। दफनाया कौन? औरंगजेब ही दफनाया। भाई राजा तो वही थे, ऑर्डर तो उन्हीं का रहेगा। तो उनके ऑर्डर से जो था मुमताज के बगल में शाहजहां को दफन किया गया। अगर हम ताजमहल के अंदर देखते हैं साइज के अकॉर्डिंग तो सारी चीज़ें साइज में बराबर हैं, लेकिन इस्लाम में क्या होता है, जितना बड़ा शरीर होता है उसी के हिसाब से उसकी कब्र बनाई जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ साइज के अंदर डिफरेंट है। मुमताज़ की कब्र जो है वो छोटी है, लेकिन बड़ा मर्जा बेटा को नहीं दिया, औरंगजेब मार दिया उसको। देखिए दारा शिको जो थे ना, दारा शिको और दूसरे भाइयों से उनकी फाइट थी, तो उनको डिफीट करके ही ये गद्दी पर बैठे थे। क्योंकि 1670 हाँ, क्योंकि औरंगजेब का कहना था कि जो अननेसेसरी पब्लिक के ऊपर टैक्सेस लगे हुए हैं वो जब मैं किंग बनूंगा तो वो सारे के सारे टैक्सेस हटा दिए। पिलग्रिमेज और हज वाले टैक्स की मैं बात नहीं कर रहा, अननेसेसरी टैक्सेस जो पब्लिक के ऊपर लगे हुए थे, ठीक है ना। तो अभी आगे चलते हैं, चलिए। इसकी 3 साइड्स हैं, 1 लेफ्ट, 1 फ्रंट एंड 1 राइट। आप लेफ्ट से देख सकते हैं फ्लैट है, फ्रंट से देख सकते हैं फ्लैट है, राइट से देख सकते हैं फ्लैट है। 3 है, 1 2 ठीक है। अभी हम इसे देखेंगे नहीं, हम जितना इसको डिस्टेंस से देखेंगे उसमें आपको कर्वनेस दिखाई देगी। थोड़ा सा डिस्टेंस में आएंगे, हाँ कार्व दिखाई दे रहा है, कार्व दिखाई दे रहा है। सामने से सीधे था, दूर से कार्व। हाँ सही में। आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे, अभी हम दूरी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डाउन साइड टू अप साइड देखेंगे। अभी आप नीचे की तरफ से देखना शुरू कीजिए और धीरे 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 ऊपर की पूरा कार्व है। ये कुछ कर्व नहीं है, ये डिस्टेंस की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। कैसे बना है? आज इसको 3D बोलते हैं ना, 3D बोलते हैं। जिगजैग के जो पैटर्न दिए हैं ब्लैक ऑनिक्स पत्थर के, वो जो कॉर्नर जो दिए हैं वो ऐसा लगता है दूर से देखने से जैसे कि ये फोल्ड हो रहा है, कर्व हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये फ्लैट ही है, आप आगे से उसको टच करके भी फील कर सकते हैं ये फ्लैट है। तो जितनी डिस्टेंस से हम देखते हैं तो ये 3D इफेक्ट जो है इसके ऊपर आता है। अभी आप सोचिए सर, ये 400 साल पुराना है, राइट है ना। आज हम इसको यूज करते हैं 3D बोल के। ये 400 साल पहले उन्होंने बनाया, कितने ज्यादा एडवांस थे। बहुत सही है। ये जो आप अरेबिक वर्ड्स देख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश बेसिकली जो है लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है, उर्दू और अरेबिक राइट साइड से स्टार्ट होती है। तो ये वहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर राइट से स्टार्ट होकर लेफ्ट साइड में एंड है। देखिए उनकी इस चीज़ में भी आप कारीगरी देखिए, तो हमारी जो आईज है वो एक लेंस का काम करती हैं, दूर की चीज़ को छोटा दिखाती हैं, पास की चीज़ को बड़ा दिखाती हैं।
अकॉर्डिंग टू नीचे के वर्ड्स आप ऊपर के वर्ड्स देखिए, आपको सारे वर्ड्स जो है वो सेम साइज दिखेगा। हाँ। विजिबिलिटी जो है वो सेम साइज में, आपको समझ तो नहीं आ रहा होगा क्या लिखा है? नहीं नहीं वो तो बट आप साइज देखिए, सब एक साइज साइज सब सेम है। एक साइज का दिखाई दे रहा है। आप खुद सोचिए अगर ये सेम साइज में लिखे गए होंगे तो ऊपर डिस्टेंस सिर्फ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाँ ऊपर के वर्ड्स हमें छोटे छोटे दिखने चाहिए दिखते थे, हैं। हाँ नीचे के वर्ड थोड़े बड़े दिखाई दे रहे आगे भी हैं, लेकिन ये सारे वर्ड सेम साइज के कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि किसी भी वर्ड को सेम साइज में नहीं लिखा गया है। क्योंकि आप ज्योमेट्री देखिए, आप उनकी मैथमेटिक्स देखिए, जितना इसका साइज बढ़ाया गया है, मतलब जितना इसको ऊपर लिखा गया है उतना साइज थोड़ा 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 बढ़ता थोड़ा गया। इंक्रीज करते गए। बढ़ता गया। इस वजह से ये सारे वर्ड आपको सेम साइज में दिखाई दे रहे हैं। अब तो ये भी आपका लास्ट पॉइंट है। जैसे ही आप इस गेट से बाहर निकलेंगे, 5-7 कदम आगे जाएंगे, तो दीवार की हाइट ज़्यादा नहीं है, 20-22 फीट है। ताजमहल जो है वो 243 फीट है, मतलब 6 फीट ऊंचा है कुतुब मीनार से। लेकिन अच्छा। आप जैसे ही इस गेट से बाहर निकले, 5-7 कदम आप आगे गए, ताजमहल आपको कहीं से भी पूरा दिखाई नहीं देगा। ओके। हाँ, इसकी जो खूबसूरती है वो रॉयल गेट की वॉल को क्रॉस करने के बाद ही दिखाई देती है। अच्छा इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ताजमहल के पीछे आप देखेंगे तो इसके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। हाँ। इसका है सिर्फ आपका जो फोकस है वो सिर्फ वाइट बिल्डिंग पे जाएगा, आपका डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा माइंड। इसके वजह से इसके पीछे कुछ नहीं बनाया गया। दूसरा रीज़न ये है कि इसको एक ऐसी थीम के ऊपर बनाया गया था कि मतलब ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आप अगर वर्ल्ड में इसका कोई कंपेयर करना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से कोई कंपेरिजन होगा ही नहीं। है ना। तो इसके पीछे कुछ भी नहीं रखा गया, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। और शाहजहाँ की एक थॉट थी कि मतलब मैं जो अपनी वाइफ को दफन कर रहा हूँ ना, वो एक महल है, वो एक महल का रास्ता है जो कि सीधा पैराडाइज में जाके ओपन होता है। अगर आप यहाँ से देखें तो वो गेट्स में जो लोग एंट्री कर रहे हैं तो ऐसा फील हो रहा है जैसे वो अप साइड जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो पैराडाइज का एक रास्ता है जाने का, उनको अंदर दफन किया गया। तो वो इस तरीके से पैराडाइज पर। हाँ, ताजमहल का एक मिथ है, मतलब जैसे जो लोग ताजमहल को पसंद करके जाते हैं वो ताजमहल देखने दोबारा ज़रूर आते हैं। तो लास्ट टाइम आप देख लीजिए, से बाय बाय ताज, से बाय बाय ताज, बाय बाय ताज। ताजमहल यू विल कम नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली। आई विल कम डेफिनेटली। बाय बाय ताज। थैंक यू। आगे